हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आ गए हैं अपनी अगली क्लास में। और पिछली क्लास में दरअसल हमने ये पता लगाया था कि भाई जो जड़त्व आघूर्ण है, जड़त्व आघूर्ण, और हमने ये पता लगाया था कि भाई जड़त्व आघूर्ण जो है पूर्ण रूप से एक भौतिक राशि परिभाषित नहीं है। यानी जड़त्व आघूर्ण जो है, हमने कहा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया। थोड़ा सा याद कर लें पिछली बातों को। पिछली बातों को याद करने से क्या होता है, कुछ यादें ताज़ा हो जाए ना हमारी, तो इससे पूरा का पूरा चैप्टर जो है हमारा याद आने लगता। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण, इसमें हमने पता लगाया था कि भाई यह कोई पूर्ण रूप से भौतिक राशि नहीं है। यह एक तन्य प्रकृति है। तन्य यानी कई दिशाओं में तनाव, किसी वस्तु के अंदर कई दिशाओं में तनाव लगे, तनी हुई जिसे कहते हैं ना, तन्य प्रकृति। तो दिशाएं जड़त्व आघूर्ण की क्या है, परिभाषित नहीं है, अनंत दिशाएं हैं। ठीक, तन्य प्रवृत्ति भी बोल देते हैं ना, तन्य प्रकृति भी कह देते हैं, प्रवृत्ति बोल देते हैं, प्रकृति प्रॉपर्टी जिसे कहते हैं। टेंसाइल, क्या बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, टेंसाइल प्रॉपर्टी। मामला उतनी जल्दी का नहीं है जितनी जल्दी तुम लोग कई बार कर देते हो पढ़ने में। खैर, अब यहाँ पर बात क्या आता है कि जब कोई जड़त्वाघूर्ण अदिश या सदिश राशि नहीं है, यानी ऐसा भी नहीं कह सकते कि इसकी दिशा नहीं है और ऐसा भी नहीं कह सकते कि इसकी कोई दिशा है। तो हमारे पास भौतिक राशियाँ दो तरह की होती हैं, आप जानते हैं। एक होती हैं अदिश राशि, एक होती है सदिश राशियाँ। तो ऐसा कुछ है नहीं, तो पूर्ण रूप से यह भौतिक राशि नहीं है। अब यहाँ आता है कि इसका रोल क्या है, इसका महत्व क्या है। तो हमने बताया था कि गतिज ऊर्जा में एक पद निकल के आता है आई ओमेगा स्क्वायर के टर्म्स में, और इसमें जो आई है ये, इसे हम कहते हैं जड़त्व आघूर्ण। ये हो जाती है गतिज ऊर्जा। अभी जो गतिज ऊर्जा है इसे हम कह देते हैं घूर्णन गतिज ऊर्जा। यही होती है घूर्णन गतिज ऊर्जा। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। ये जो आई है दरअसल ये समाकलन का इस्तेमाल करके गणितीय रूप से निकाले जाते हैं अलग अलग वस्तुओं के। और इसमें सबसे पहली जो बात होती है वो ये होती है कि जो अक्ष है, जिस अक्ष के परित कोई वस्तु घूमती है, ये उसके आधार पर निकाला जाता है। ठीक, अब इसमें देखो कुछ चीज़ें लेके देते हैं। मान लीजिए हम सामान्यतः एक बेलन का लेते हैं। ठीक, बेलन का जड़त्व आघूर्ण। अब यहाँ सिर्फ इतना लिख देने से काम नहीं चलेगा। जैसे मैंने कहा बेलन का जड़त्व आघूर्ण है ना, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर। तो बेलन का जड़त्व आघूर्ण लिखने से काम नहीं चलेगा, और हमारे दिमाग में एक सूत्र सा आ जाता है कि भाई बेलन का जड़त्व आघूर्ण होता है mr²/2। तो हमें पहले ये बताना पड़ेगा कि साहब आपका जो बेलन है वह घूम कैसे रहा है। अब बेलन का जड़त्व आघूर्ण, बेलन के घूमने के तरीके। अब मान लीजिए हम बना दें यहाँ पर एक घूर्णन अक्ष, इसे बना दें घूर्णन अक्ष को ओ डैश, ये हो गया घूर्णन अक्ष। एक और घूर्णन अक्ष बना दें, फिर से ओ डैश। ठीक, ये भी एक घूर्णन अक्ष बना दिया। देखो मैंने एक और बना दूं ओ डैश, जितने चाहे जिस तरीके से। पहला जो अक्ष है मेरा वो इस तरीके से है। मान लीजिए मैं सिलेंडर को, सिलेंडर के या बेलन के अक्ष से बिल्कुल केंद्र से होने वाली रेखा से पास कराऊं और यहाँ पर इसे ऐसे घुमाऊं, यूँ। देख रहे होंगे भाई ये घूर्णन अक्ष है, सिलेंडर ऐसे घूम रहा है। बिल्कुल सिलेंडर का जो केंद्र है, जो अक्ष है, उसका बिल्कुल केंद्र से, जो वृत्त है उसके बिल्कुल केंद्र से पास होने वाली रेखा बिल्कुल बीचों बीच, यानी चारों तरफ सिलेंडर का द्रव्यमान जो है घूम रहा है बराबर बराबर तरीके से। इसे कहते हैं सममिति, द्रव्यमान सममिति। तो इसके चारों तरफ घूम रहा है। अब यहाँ पर कुछ और तरीके से घुमा दूँ, यहाँ पर ऐसे घुमा दूँ, बेलन के बिल्कुल बीच में अक्ष बना के बेलन को ऐसे बना लूँ, ऐसे बेलन की लंबाई को आधा आधा कर दूँ ऐसे, और यहाँ बिल्कुल बीच में इस बेलन को ऐसे घुमा दूँ। ठीक, यहाँ कुछ और बना लूँ, अड़म सड़म कुछ भी बना लूँ। ठीक, यहाँ पे मान लो ऐसे बना लेता हूँ। देखो ये बेलन है ऐसे, और यहाँ पर इसे ऐसे बना लूँ।
कुछ भी कैसे भी घुमा लूँ, दैट इज़ कोई इसका कोई लॉजिक नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि भाई कोई नियम है, बेलन वैसे भी घूम सकता है, कोई खास बात नहीं। ये है घूर्णन अक्ष और ये बेलन है, देखो ऐसे। तो अब देखेंगे घूर्णन अक्ष और बेलन, यानी अब बेलन जो है पूरी तरह सारा का सारा ही बेलन घूम रहा है, पूरा का पूरा बेलन जो है इस अक्ष पे घूम रहा है ऐसे। देखो सारा का सारा बेलन पूरा घूम के आता है, यानी जैसे लुढ़कना। इसे क्या कह रहे हैं भाई, जैसे कोई लुढ़क रहा है। देखो ये मान लीजिए एक तिरछा तल है, आनत तल है ना, इस आनत तल पर मान लीजिए कोई बेलन लुढ़क रहा है, देखो ऐसे, ये लुढ़क के आ रहा है, देखो ऐसे, ये बेलन है मान लीजिए, लुढ़क के आ रहा है। तो घूर्णन अक्ष जो है, ये बिंदु देखा जाए तो ये बिंदु जो है ये वाली लाइन हो जाएगी ओ डैश, और पूरा का पूरा बेलन घूम के आ रहा है। इसके अलावा और भी कई सारे तरीके मैं बना सकता हूँ किसी भी वस्तु के लिए घूमने के लिए। तो यानी सबसे पहली बात यह है कि बेलन का जड़त्व आघूर्ण, यहाँ अगर मैं कहूँ इसका कोई सूत्र मैं लिखूँ कि बेलन का जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, तो मेरे पास कोई सूत्र नहीं बन पाएगा, क्योंकि जब तक मुझे ये नहीं पता चलेगा कि दरअसल अक्ष कहाँ है जिसके परितः बेलन घूमता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि हमने केंद्र से होकर कुछ अक्ष, घूर्णन अक्ष बनाकर कुछ सूत्र बनाए हुए हैं। जैसे मान लीजिए मैं ये कहूँ कि भाई तो पूरा द्रव्यमान जो है बेलन का घूमता है और केंद्र के परितः, तो यहाँ जड़त्व आघूर्ण जो है वो है आई ओ डैश, यानी अक्ष के परितः ये है एम आर स्क्वायर बाई 2। ये बेसिक है, मतलब ये आर जो है ये बेलन की त्रिज्या हो जाएगी, और एम क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा बेलन का द्रव्यमान। ये बेसिक सूत्र है एम आर स्क्वायर बाई 2, जिसके बेलन के अक्ष से होकर एक अक्ष गुजरता हो, बेलन घूमता हो, दैट इज बेसिक है। ये चीज़ क्या है, ये कुछ और चीज़ है, दैट इज अलग। इसका सूत्र कुछ और तरीके से बनेगा, इसका सूत्र कुछ और तरीके से, इसी में कुछ जुगाड़बाजी लगा के बनाना पड़ेगा हमें, ठीक। तो बेसिक सूत्र कहाँ है, इन चीज़ों में कहीं अभी कुछ भी नहीं है। इनका सूत्र हम बनाएंगे, समांतर अक्षों का प्रमेय, लंबवत अक्षों का प्रमेय, जुगाड़बाजी बना के मैथमेटिकल जो गणितीय विधियां हैं हम उनसे बनाएंगे। यह जो बेसिक सूत्र है पहला, यह हमें याद रखना है। कहीं मतलब घूर्णन गतिज ऊर्जा आ गई, कोई बेलन घूम रहा है, ठीक, तो यहाँ पर ये जड़त्व आघूर्ण जो है लगेगा, और ये जो ओमेगा है ये क्या है, ये होती है बच्चों कोणीय चाल, कोणीय चाल ये लगती है। अंग्रेजी में बोल देते हैं एंगुलर। बड़ी बढ़िया चीज़ है ये चैप्टर, इस चैप्टर को बच्चे छोड़ देते हैं असल में, इसे बच्चों ने इस चैप्टर को बच्चे छोड़ देते हैं, कहते हैं पलायन कर जाओ, पलायन, पलायनवादी विद्यार्थी खैर ये हो गया क्या, कोणीय चाल, और ये बन जाती है चीज़, ठीक। अब बेलन का हो गया, देखिए बेसिक तो परिभाषित हो गया कि जो अक्ष है वह है बेलन का अक्ष है, और बेलन अपने अक्ष के परितः घूम रहा है, बेलन अपने अक्ष के परितः घूम रहा है, ठीक। और बेलन कैसा है, बेलन है सघन, खोखला बेलन नहीं है। खोखला बेलन, अगर बेलन को खोखला कर दूं तो नहीं, ये सूत्र नहीं लगेगा फिर। खोखले बेलन के लिए ये नहीं लगता, खोखले बेलन में ये 2 नहीं आता। अगर बेलन खोखला हो जाए तो उसका होता है एम आर स्क्वायर, बस। ये है सघन, यानी भरा हुआ, ये सघन है, ठीक। और इसी को कर दूं आई ओ डैश, तो ये क्या हो जाएगा एम आर स्क्वायर। ये किसके लिए, ये है खोखला, खोखला, 2 नहीं आएगा नीचे, क्यों, क्योंकि सारा द्रव्यमान बाहर की तरफ दूर हो जाएगा, परिधि पे ही घूमेगा, बेलन का सारा द्रव्यमान इधर ही आ जाएगा बाउंड्री पे, तो एम आर स्क्वायर का प्रभाव बढ़ता है। जब भी कोई द्रव्यमान केंद्र से दूर होकर घूमता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता है, जड़त्व आघूर्ण बढ़ता है। अब चलिए कोई दूसरी चीज ले लेते हैं, बेलन के बाद अब कोई दूसरी चीज ले लेते हैं, ठीक। अब ये बेलन का लिख दिया हमने, अब ले लेते हैं कोई समांग
छड़, कोई समांग छड़ है और अपने मध्य बिंदु के परितः घूम रही है, लंबाई घूमती है उसकी, ठीक। तो समांग छड़ ले लें, मान लीजिए समांग छड़, ये भी बढ़िया चीज़ है, एकदम बढ़िया। तो क्या करते हैं, पहले बना लेते हैं एक, यार मैं शाबाश डॉटेड लाइन, प्रैक्टिस से खींचती हैं डॉटेड लाइन, खींचूं, हाँ यहाँ था, देखो प्रेशर ऐसा ढूंढना पड़ता है चलिए आगे बढ़ते हैं, 2-4 सेकंड के लिए मनोरंजन अच्छा है, समय बड़ा कीमती है बच्चों। चलिए अब आ गई समांग छड़। समांग छड़ का जो घूर्णन अक्ष है वो हम ये बना देते हैं ओ डैश, ओ डैश, और लिख देते हैं साहब ये जो ओ डैश है यही है घूर्णन अक्ष। अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन यही है, ठीक। अब छड़ को इसी के हिसाब से दोनों तरफ रखते हुए लंबाई के अनुदिश बना देते हैं। ये देखो ये मैंने छड़ बना दिया सर, ये छड़ बना दी, देखो ऐसा बिल्कुल बीच में, आधी लंबाई इधर आधी लंबाई इधर, और यहाँ पर जो है ये लंबाई को लिख दिया L/2 ऐसे, और इस तरफ भी लंबाई को लिख दिया L/2, और ये मान लिया कि जो छड़ है, छड़ का द्रव्यमान, ये मान लिया मैंने m, छड़ की लंबाई पूरी L हो गई। अब मेरा जो बेसिक सूत्र है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, जड़त्व आघूर्ण का, वो क्या है, वो है I, और मैं लिखता हूँ mr²। किसके लिए, ये है कण के लिए, ध्यान रहे ये कोई ऐसा सूत्र नहीं है जो सही भी लग जाएगा, ये बस कण के लिए होता है, ठीक। तो ये जो छड़ तुम देख रहे हो ये कोई कण नहीं है बालक, ये कण का निकाय है, कणों का निकाय है। तो कणों का निकाय है तो फिर ये सूत्र इस पर लगना कहाँ है, ये तो लगेगा नहीं इस पर भाई, तो एक कण के लिए है। तो क्या करें, इस सूत्र को समाकलन के रूप में कर लेते हैं। मान लीजिए इसमें कोई इसे कणों के रूप में तोड़ दें, तो कह रहा है यहाँ पे एक छोटा सा कण मान लो, इतना कम द्रव्यमान मान लेंगे भाई, कण की तरह इस्तेमाल हो जाए। ये देखो ये एक छोटा सा जो द्रव्यमान है, इसे क्या मान लेंगे, इसे मान लेंगे छोटा सा द्रव्यमान, इसे मान लेंगे बच्चों dm, और ये कितनी घूर्णन अक्ष से कितनी दूरी पर मान लेंगे, इसको मान लेंगे x दूरी पर, जो त्रिज्या है इसकी घूर्णन अक्ष से वो x मान लेंगे, और इसकी जो मोटाई है ये वाली जो मोटाई है थोड़ी सी, इसे मान लेंगे dx, ठीक। तो dm का मान लिख पाएंगे, देखो पूरा द्रव्यमान कितनी लंबाई में है, L में, और थोड़ी सी लंबाई जो है ये क्या है, dx है। देखो dm का मान लिख पाएंगे थोड़ा सा, ठीक। अब dm का मान यानी कण हो गया, तो कण में यहाँ लग जाएगा m की जगह पे क्या, dm, कितनी त्रिज्या पे घूम रहा है r की जगह पे x² पे, ये बन जाएगा I। सिंपल है, dm यानी छोटा सा द्रव्यमान किसकी जगह पे लग जाएगा, कण की जगह पे लग गया dm। त्रिज्या कितनी है, घूर्णन अक्ष से घूम रहा है, देखो x पे घूम रहा है, यहाँ पे ऐसे ऐसे छड़ को घुमा दिया यूँ, तो ये बन गया। अब जो dm है जो हमने निकाला है, कुल द्रव्यमान बटे कुल लंबाई इतनी छोटी है, ये क्या है तो तुम जानते हो, इतनी लंबाई में इतना द्रव्यमान, तो एक में इतना, तो इसमें इतना, इसे बोल देते हैं यूनिटरी मेथड, ठीक। अंग्रेजी में बोल देते हैं यूनिटरी मेथड, यानी वही यार 5 किलो आलू इतने के, 1 किलो इतने के, तो 3 किलो कितने के हैं। चलो आगे बढ़ो, अब यहाँ ले रहे थे m बटे L और x² dx,
देखो ये समाकलन से आ जाएगा। अभी जो तुम्हारा x है ये कहाँ तक फैला हुआ है, अगर देखें x कहाँ तक फैला हुआ है पूरा, तो इधर तो देखा जाए x, ये छड़ शुरू होती है इधर L/2 से उधर पहुँचती है L/2 पे। तो मान लीजिए हम x देखें इधर, तो इधर जो x है वह कैसा है, इधर का x है धनात्मक वाला, और इधर से इधर देखें तो इधर का x है ऋणात्मक वाला। तो समाकलन की सीमा जब लगाते हो तो जहाँ से जीरो शुरू किया है, जीरो से माइनस में भी कुछ है, जीरो से प्लस में भी कुछ है, तो यहाँ लगा देते हैं ऐसे, देखो L/2 माइनस वाला और यहाँ प्लस वाला L/2। बड़ी सरल सी बात है, कोई ज़्यादा झंझट भी नहीं है भाई। हम देखा जीरो यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो कुछ पीछे से कुछ उस आगे से, मान लीजिए यहीं से शुरू होता, पीछे होता ही ना तो क्या करते हैं, यहाँ पे जीरो लगा लेते, यहाँ L लगा देते, L/2 जो भी था। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, जहाँ पे x को जीरो मान के चल रहे हैं उससे इधर भी छड़ है, उससे उधर भी छड़ है, तो सीमा क्या लगा दी, -L/2 प्लस L/2, है ना। कुल मिला के आधा आधा बांट दिया, आधा आधा बांट दिया सीमा को समाकलन में। अब इसका समाकलन कर लो, देखो कितना समाकलन होता है, x की पावर कितनी यहाँ पे होता है, x की पावर कितनी है 2। समाकलन क्या कहता है कि साहब पावर जोड़ देंगे इसमें एक, और जो बनेगी उससे भाग भी कर देंगे इसको। तो कुल मिला के समाकलन हो गया m/L, ये बन गया x की पावर 3/3 और सीमा -L/2 और प्लस L/2, बिल्कुल एकदम चटपटा हलवा टाइप हो गया। ठीक, ये लो। ठीक, तो क्या कर रहे हैं, समाकलन से जड़त्वागुण कैसे निकालते हैं उसका एक उदाहरण ले रहे हैं बस। ठीक, हालांकि ये 11वीं में या प्रतियोगी परीक्षाओं में कहीं इधर समाकलन से निकालने के लिए कोई नहीं पूछता, क्या होता है बस ये पूछता है। लेकिन हमें अपनी गणितीय जानकारी के लिए, हमें अपनी गणितीय तंदुरुस्ती के लिए, भौतिक विज्ञान में इसको जानकारी में होना हमारा थोड़ा सा ज़रूरी होता है। ठीक, चलिए अब यहाँ के बाद देखो ये लगा देंगे, ये 3 बाहर कर लेंगे, m/3L कर लेंगे ना, देखो ऐसे I बराबर m/3L। ठीक, अब ये देखो ये क्या बनेगा, L/2 का घन कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 L3/8, और ये भी हो जाएगा L3/8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस सीमा को सॉल्व कर लें, देखो यहाँ से इसे इधर ले आते हैं, यहाँ ले आते हैं, थोड़ा सा इसको इस तरफ लिख लेते हैं ना। तो ये हो गया I m/3L और ये हो गया L/2 का घन माइनस L/2 का घन, ये आ गया, देखो लो। तो ये देखो क्या हो रहा है, देखो ये कितना बन जाएगा, L²/8, ये L²/8 प्लस हो जाएगा 2L²/8 हो जाएगा। ठीक, तो 2L²/8 यानी L²/4 तो बटे 12 हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा mL²/12, mL²/12, ये आ गया लो। ठीक, L ये रहा L, ये लो, ये बन गया L। तो कुल मिला के यहाँ लिखने की फिर कोई ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि हमने वहाँ कर दिया ना, यहाँ वाले को हटा देते हैं, लो हेलो, सिंपल हो गया। तो ये जो जड़त्व आघूर्ण है, ये हमारा बिल्कुल बीच से एक अक्ष पास हो रहा हो और छड़ का जो घूमना है वह एक्सिस ऑफ रोटेशन के लंबवत तल में हो, यानी ये छड़ है, देखो ये छड़ है मान लीजिए। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ है, नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक, ओके, ऐसे ऐसे घुमाते हैं, एक्सिस दाएं हाथ से घुमाते हैं। मान लो देखो ये हाथ ऐसे घूम रहा, तो अंगूठे का देखना, इस अंगूठे को, ये राइट हैंड थंब रूल होता है, ध्यान रखना इस कंसेप्ट को। ये अंगूठा देखो, ये हाथ जो है मेरा, ये हाथ यूँ घूमेगा, देखो तो हाथ तो ये हो गया, छड़ की लंबाई हो गई ये देखो, और ये अंगूठा किस तरफ है, ऊपर की तरफ है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया O से O' की तरफ। ठीक, तो O से O' की तरफ क्या है, घूर्णन अक्ष है। घूर्णन अक्ष की दिशा इस हाथ से दी जाती है। ठीक, क्योंकि यहाँ पर जो सदिश राशि है जिसे हम कहते हैं कोणीय संवेग, है ना, या आघूर्ण बोलते हैं, बल का आघूर्ण, वो सब इसी अंगूठे पे दाएं हाथ के नियम से काम करती है। तो उसकी दिशा में ही घूर्णन अक्ष की दिशा होती है। तो बच्चों पक्का कर लो। ठीक, घूर्णन अक्ष जो है किस तरफ होता है, घूर्णन अक्ष की दिशा क्या होती है, याद रखेंगे, बाद में काम आएगा, लगाएंगे कोणीय संवेग की दिशा, याद रहेगा। देखो ये बात,
क्योंकि ये सवाल जनरल नॉलेज में बड़ा काम आता है तुम्हारे। घूर्णन अक्ष है तो सही, लेकिन भाई घूर्णन अक्ष की दिशा कहाँ पे है, उसकी डायरेक्शन कहाँ पे है? तो कह रहा जी वैसे ही है जैसे घूमता है अंगूठे के हिसाब से। ठीक, तो घूर्णन का जो तल होता है, घूर्णन का तल क्या देखो, मेरा घूर्णन का तल यहाँ घूम रहा है, तो घूर्णन के तल के लंबवत, तल के लंबवत अंगूठे के हिसाब से होती है घूर्णन अक्ष की दिशा। यही कोणीय संवेग की दिशा होती है। तो बड़ा आसान हो गया, सिंपल हो गया मामला। और यही पता लग गया कि भाई ये निकलता कैसे है। ठीक, अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं एक दो, मनोरंजन के लिए करते हैं, क्योंकि तुम समझ गए अब तुम याद भी कर लोगे। कहीं सारे अगर मैं लिख दूँ तुम्हारे याद भी हो जाएंगे। गोले का, खोले, खाली गोले का है ना ये सब। तो छड़ के बाद में आ जाता हूँ फिर गोले वाले पे। गोले का नाम मैंने ले लिया, तो अब गोला ही बनाता हूँ तुम्हारे लिए, हैं गोले का बनाता हूँ। तो गोले में भी दो तरह का, एक है सघन गोला, गोला सघन यानी भरा हुआ। ठीक, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे बच्चा? सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। ठीक, और एक है खोखला गोला, यानी गोला खोखला, 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 खोखला। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल सेल। ठीक, अब देखो सॉलिड है, मान लीजिए सॉलिड गोले में क्या है कि कोई भी घूर्णन अक्ष कहीं भी उसके केंद्र से पास करवा देंगे आप, तो कैसे भी घुमाइए वो केंद्र के प्रति ऐसे ही घूमता है, क्योंकि उसकी जो आकृति होती है, गोला जो होता है केंद्र के प्रति, उसका द्रव्यमान चारों तरफ एक जैसा होता है। अब मान लीजिए मैं यहाँ एक घूर्णन अक्ष बना दूँ ऐसे, ओ डैश। ठीक, और यहाँ एक गोला बना दूँ, केंद्र से पास हो जाए और इसे ऐसे घुमा दूँ, ऐसा केंद्र से पास हो रहा है घूर्णन अक्ष, सिंपल सी बात है। ठीक, तो क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? इसकी त्रिज्या बना दी मैंने r, द्रव्यमान बना दिया m, तो आई ओ डैश ये होता है 2/5 mr स्क्वायर, 2/5 mr स्क्वायर। ठीक, ये किसका है? ये भरे हुए गोले का है, केंद्र से पास होने वाले अक्ष के परित है। क्या हो रहा है? केंद्र से पास होने वाले या केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के परित, अक्ष के परित है। ठीक, जड़त्व गुण हो गया, केंद्र से गुजर रहा है अक्ष। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो रहा है? अगर इसी गोले को मैं खाली कर दूं, यानी इसका सारा द्रव्यमान गोलीय कोश रूप में ले लूं बिल्कुल इसी तरीके से, तो यहाँ पे एक गोला ऐसे बना दूं और एक पतला सा गोलीय कोश बना दूं, इसको सारा का सारा द्रव्यमान जो है इसका यहाँ पे ले लूँ ऐसे इस जगह में। देखो ये जो है थोड़ा सा ये तो देखो यहाँ पे है ना द्रव्यमान सारा, एम जो है सारा यहाँ भरा हुआ है, यहाँ पे सारा एम भरा हुआ है गोलीय कोश में, खाली गोला, बिल्कुल खाली गोला, कुछ नहीं गोले में, गोले के अंदर कोई द्रव्यमान नहीं ऐसे। ठीक, और केंद्र से पास होने वाला ही बना दूँ इसको, एक्स को ओ डैश, त्रिज्या वही बना दूँ आर। ठीक, और घुमा दूँ इसको ऐसे, गोला खाली गेंद, प्लास्टिक की खाली गेंद को घुमा दूँ, लुढ़का दूँ ऐसे। ठीक, और यहाँ भरी हुई गेंद को लुढ़का दूँ। ठीक है, तो कुल मिला के क्या फ़र्क पड़ गया? तो यहाँ पे आई ओ डैश कितना हो गया? ये होता है 2/3 mr स्क्वायर, यानी ज़्यादा हो गया। देखो ये कितना है? 2/5, नीचे 5 का नंबर है, यहाँ 2/3 है। यानी ये ध्यान रखने की बात है कि जब जब द्रव्यमान केंद्र से दूर जाता है तो जड़त्व आघूर्ण बढ़ता है। बेसिक क्या है कि घुमाने के लिए जो घूर्णन गतिज ऊर्जा है उस ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। भाई केंद्र से दूर घुमाना है। ठीक,
तो ज़्यादा घूर्णन गतिज ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। जड़त्वाघूर्ण का जो बेसिक है वह घूर्णन गतिज ऊर्जा के आधार पर दी गई परिभाषा है, ठीक। और वास्तव में परिभाषा नहीं है, बस एक पद है, एक जानकारी है जिसके आधार पर चल रहा है, ठीक। तो कुल मिला के अब इसमें हो सकता है भाई हमने यहाँ घुमाया हो, यहाँ घुमाया हो, वहाँ घुमाया हो, वहाँ घुमाया हो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। कहीं भी घूर्णन अक्ष बना सकते हैं। मान लीजिए कोई घूर्णन अक्ष मैं यहाँ बना दूँ, घुमाऊँ ऐसे, तो कुछ और हो जाएगा सूत्र। तो ये सूत्र क्या होते हैं? ये मुख्य सूत्र होते हैं जो केंद्र के परित होते हैं, यानी घूर्णन अक्ष केंद्र से पास होती है तभी होते हैं, मुख्य सूत्र बोलते हैं इनको, ठीक है। ये मेन सूत्र होते हैं। बाकी जैसी जैसी व्यवस्था है, जैसा जैसा सवाल है, सवालों में जैसे लगाया है वो हमें, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्वाघूर्ण की बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ी चीज़ है। जहाँ जैसे कोई कैसे कोई घूमता है उसी हिसाब से सोच के लगाना पड़ता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में, नीट वगैरह में, जेई मेन वगैरह में इसका सवाल ठीक ठीक बनता है, बहुत मुश्किल नहीं बनता। लेकिन जेई एडवांस में इसका सवाल भयंकर बन जाता है, खतरनाक सवाल भी बन जाता है। किसी किसी साल बच्चों को ये सवाल छोड़ना पड़ता है। जो टॉप करने वाले हैं, बहुत जानने वाले हैं, जो टॉपर होते हैं IIT के, वो भी कहते हैं, इंटरव्यू में पूछा जाता है, बोला वो सवाल मैंने छोड़ दिया था। तो बेसिक क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत फैली हुई चीज़ है, इसलिए कंफ्यूज होता है। क्योंकि जब हम सवालों में देखते हैं, किताबों में देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बहुत सारे सवाल होते हैं, तो हम उसे देख के घबरा जाते हैं, बोले यार इसका तो पता ही नहीं है क्या है। तो वो सारे सवाल एक झटके में नहीं हो सकते, वो एक यात्रा है, धीरे 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 लेवल तक जाना होता है। तो हमें क्या करना होता है, हमें तो थोड़े बेसिक सूत्रों पर ध्यान देना होता है। क्योंकि अगर हम मान लीजिए किसी छत पे चढ़ना चाहते हैं और हम सीढ़ी के सारे पायदान एक ही बार में देख रहे हैं, किस पे पैर रखें, तो बिजली बात नहीं चढ़ पाएंगे हम। हमें क्या करना चाहिए, सीढ़ी दिख रही है ठीक है, लेकिन पहले पायदान पे रखना चाहिए पैर, पहले दूसरे तीसरे, ऐसे चलता है, ठीक। तो खैर ये हो गया गोला। अब एक होती है डिस्क, जैसे कहते हैं डिस्क जो है, डिस्क को बोल देते हैं चकती, वृत्ताकार चकती, प्लेट जिसे कहते हैं। तो थोड़ा डिस्क के बारे में भी विचार कर लेते हैं, भाई डिस्क का क्या होगा। अब मान लो कोई डिस्क बनाना चाहते हैं, तो यहाँ ये घूर्णन अक्ष बना लें, ओ डैश, यहाँ लिख दें डिस्क, ठीक। वृत्ताकार चकती इसे बोल देते हैं, चकती, वृत्ताकार चकती। चलिए अब छोड़िए वो हिंदी में क्या कहते हैं, अभी यहाँ डिस्क से काम चल जाएगा अपना। ये कुछ इस तरह की चीज़ होती है, देखो ऐसे। चित्र बनाना है मुझे डिस्क का, बड़ी दिक्कत होती है यार। ये चित्र जो है, ये मैं दूसरा फंडा लगाता हूँ चित्र बनाने का। देखो ये बना लूँगा मैं घूर्णन अक्ष, है ना, ये बना लिया मैंने, ये लो, और ऐसे घुमाऊँगा यहाँ पे डिस्क, ये लो। यहाँ बराबर दूरियाँ काट देता हूँ, यहाँ भी थोड़ी थोड़ी सी बराबर दूरियाँ काट देता हूँ, और यहाँ पर मैं डिस्क के लिए कट मारता हूँ ऐसे, और यहाँ पे लेके आता हूँ इन कट को ऐसे, ये लो। और ये थोड़ा सा मैंने इसको यूँ करके यहाँ पे यूँ लेना है, ऐसे हो गया। अब कुछ बात समझ में आ रही है कि अब मैं इसे तुम्हें एक डिस्क के रूप में दिखा सकता हूँ। जैसा होता है 1 रुपये का सिक्का और 2 रुपये का सिक्का, 5 रुपये का सिक्का, वो सब डिस्क जैसा ही होता है ना। अब उसे दिखा देता हूँ। अब दिखाएं कैसे भैया इसको, डिस्क को बोला ऐसे दिखा दो, ये देखो ये डिस्क ऐसे दिख जाएगी, ये देखो ऐसे सिंपल सा बिल्कुल ऐसे दिख जाएगा, ये देखो। और ये जो है इसको दिखा दे थोड़ा सा गहरा करके, और यहाँ पर ये ऐसे दिखा देते हैं, देखो। तो ये जो घूर्णन अक्ष है इसको बिल्कुल बीच में पास करा देते हैं ना। ये कुछ बीच में नहीं लग रहा है मुझे, ये घूर्णन अक्ष मुझे बीच में नहीं लग रहा है इसके ना। इसे बीच में डालता हूँ बिल्कुल, और ये मानता हूँ इसका केंद्र, और ये डाल देता हूँ घूर्णन अक्ष ऐसे, और ऐसे इसको घुमा देता हूँ, ये O और ये O डैश। अब देखो, अब ठीक है ना, अब दिख रही है डिस्क टाइप कुछ लग रही है। ये देखो, ये देखो, ये बन गई, हो गया, ठीक। अब इसमें डिस्क की जो त्रिज्या है
उसको क्या मान लें, डिस्क की त्रिज्या को मान लेते हैं r, और डिस्क का जो द्रव्यमान है उसे मान लें m। तो आई ओ ओ डैश घूर्णन अक्ष के परित है, ठीक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व घूर्ण, ठीक। कितना बनता है याद करो, बताओ। कुछ लोगों को तो याद हो गया, कौन सी बड़ी बात है, mr²/2 ये आ जाता है, ठीक। अब इसी डिस्क को अगर खाली कर दूं, इसका रिंग बना दूं, रिंग यानी अब रिंग बनाता हूं। देखो रिंग में तो कुछ करना नहीं है यार, रिंग का तो सिंपल बना देना। देखो ये रहा रिंग, ये रहा रिंग, ऐसे बस एक रिंग है और कुछ नहीं है। रिंग सारा का सारा द्रव्यमान बाहर है, ये है रिंग, रिंग यानी छल्ला। इसका ये त्रिज्या बना दिया r, द्रव्यमान बना दिया m, तो इसका कितना हो जाएगा ओ ओ डैश। तो ये हमने देखा कि भाई ये होता है I बराबर, ये हमने बेलन में भी देखा था कि जब सारा द्रव्यमान बाहर की तरफ घूमने लगता है तो फिर ये 2 का फैक्टर नहीं आता, ये 2 का जो गुणांक है ये नहीं आता, सीधा हो जाता है mr², ये रहा I O O डैश। डन। तो रिंग है मान लीजिए, तो ये रिंग बना दिया। देखो ये रिंग जो है कुछ बना नहीं यार मुझे, ये देखो ये बना दिया ऐसे, ठीक, ओके। तो कुछ जड़त्व आघूर्ण मुख्य अक्षों के परित है, यानी उन अक्षों के परित है जो उनके केंद्र से होकर गुजरते हैं। दूसरी बात, जो घूर्णन का तल है वह घूर्णन अक्ष के लंबवत है। ये नहीं, वो तो होता ही है, घूर्णन अक्ष के लंबवत घूर्णन का तल होता है, उसी पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया परिभाषित होते हैं, ठीक। सिंपल सी बात है ये, अगर घूर्णन अक्ष ये रहा और घूर्णन का तल ये, ठीक। तो जो घूर्णेगा तो घूर्णन अक्ष हो गया लंबवत, इसी पे होगा जड़त्व आघूर्ण, ठीक। तो कोई भी वस्तु कैसे घूम रही है पहले ये देख लें, फिर उस घूमने वाले तल के लंबवत चले जाएं, फिर वो बन जाएगा घूर्णन अक्ष, और उसी के परित होता है जड़त्व आघूर्ण। ये बड़ी सिंपल सी बात है, देखते ही पता चल जाएगा घूर्णन अक्ष किधर को है, कैसे घूम रही है वस्तु, कहीं भी पता चल जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक। चलिए अब इसके बाद करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अनुप्रयोग, अगली क्लास में लेंगे बड़े प्यार से, बड़े मज़े में, ठीक। क्या करेंगे, जड़त्व आघूर्ण के अनुप्रयोग, यानी एप्लीकेशंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये सारे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले हैं ना अपन लोगों ने, इन्हें लगा के देखेंगे, थोड़ा थोड़ा इन्हें लगा के देखेंगे, ताकि हमें पता चल जाए यार इसमें ऐसी चीज़ें लगता है, इसमें हमारे इसको ऐसे लगता है, वो लगा के देखें, किसी को घुमा के देखेंगे, किसी को लुढ़का के देखेंगे, है ना। चलिए लगा के देखेंगे इनको और निकाल के देखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, हाँ।